नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। पावन राजधानी धाम मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी। दर्शन पूजन कर वंदे कॉरिडोर का किया निरीक्षण। नवरात्रि मेले की तैयारियों को लिया जायजा। बरेली में साज और साली की हत्या करने का आरोपी अफसर खा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 2 सिपाही घायल। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद से कर रहा था बीटीएस की पढ़ाई। कुलदीप वंशिका रिसेप्शन पर होटल सेंट्रम में जुड़ेंगे 1000 वीआईपी मेहमान। दिग्गज क्रिकेटर्स का लगेगा जमावड़ा। यूपी बीजेपी ने नामित पार्षदों का किया ऐलान। हर जिले में 10-10 पार्षद मनोनीत। नगर पालिका में 1500 से अधिक की लगी लॉटरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। हमले में अब तक 400 से अधिक मासूम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने काबुल के एक व्यस्त इलाके में स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर बम गिराए। हमले के वक्त अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि का दावा किया जा रहा है। लगभग 250 से ज्यादा लोग मलबे में दबे होने और घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन किया है। यातायात पुलिस उदासीन। काबुल में कोहराम नजर आ रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की भी बात सामने आई है और 250 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे होने और घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। तालिबान ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन किया है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि इस बर्बरता का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर झड़पें तेज हुई हैं और पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों को नकारता रहा है। हालांकि राजधानी काबुल के अंदर एक अस्पताल पर इस तरह का सीधा हमला दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। और विराट मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत आपका सर। विराट जी, क्या कहना चाहेंगे दोनों देशों के बीच इस स्थिति के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से युद्ध जैसी स्थिति नजर आ सकती है। बहुत सारे लोगों की इसमें जान जाने की भी आशंका जताई जा रही है। 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे बताया जा रहा है। जी गरिमा जी, देखिए ये जो पूरा प्रकरण है ये 22 फरवरी से यहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। कल भी जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के द्वारा, उसमें भी ऐसी खबरें हैं कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए। देखिए ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका का साथ दिया था जब अफगानिस्तान पे हमला किया था यूएस ने, और उसके बाद से इनके बीच में लगातार इस तरीके की लड़ाई झगड़े की बातचीत सामने आती रही है। टीटीपी जो है अफगानिस्तान की, वो लगातार ये बात कहती रही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम जिसको फॉलो करता है वो नकली इस्लाम है, वो शुद्ध इस्लाम नहीं है, और वो लगातार इनके ऊपर हमले करता रहा है। पाकिस्तान क्योंकि उसकी सीमा के अंदर आके अफगानी ये जो लड़ाके हैं वो हमला करके जाते रहे, इसलिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं। और आप देखेंगे कि अब ये युद्ध का सच में रूप कहीं ना कहीं धारण करता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 400 लोग कम नहीं होते हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जो इनके बॉर्डर आउटपोस्ट है इस पे भी पहले हमला करता रहा है अफगानिस्तान, और कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को, रेगुलर्स जो हैं आर्मी के, उनको मारा है। और पाकिस्तान ने भी विशुद्ध हमला करके उनके ऊपर बर्बाद किया है, इनके आउटपोस्ट को और इनके जो ठिकाने हैं टीटीपी के। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है गरिमा जी।
बिल्कुल साफ तौर पर जो लड़ाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार पहले तो पाकिस्तान की ओर से जो बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, हालांकि लगातार नकारा गया उनको, लेकिन बावजूद इसके अब जो है स्थितियां वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 400 से अधिक नागरिकों की मौत की बात सामने आई है। काबुल से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काबुल में कोहराम मचा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, भारत ने काबुल में हमले की निंदा की, पाकिस्तानी हमले को गैर कानूनी बताया। भारत ने हमले को कायरतापूर्ण बताया है। हमले में निर्देशों की जान गई। भारत हमला बर्बर और अमानवीय था। भारत की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। भारत की ओर से स्टेटमेंट जारी कर अहम बातें कही गई। इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमले में निर्दोषों की जान गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तानी हमले को गैर कानूनी बताए जाने की बात सामने आई है। भारत ने हमले को कायरतापूर्ण बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी सरकार के सेहत को लेकर बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य। मुहर के जरिए लिखना होगा एक्सपायरी डेट। हर अंडा पर उत्पादन तिथि व एक्सपायरी लिखना जरूरी। दुकानदार ताजा अंडे कहकर नहीं बेच पाएंगे खराब अंडे। पशुपालन व खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू नियम। खराब अंडे बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, गांव के बाहर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी मृतक व्यक्ति पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक व्यक्ति पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पेशी से वापस जाने के बाद लगाई फांसी। राधा रेउसा क्षेत्र के लोनियनपुरवा गाँव का पूरे मामला होने की बात सामने आई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बुलंदशहर निवासी एक युवक ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक का आरोप है कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण समाज को लेकर अपमानजनक सवाल पूछे गए, जिस पर कार्रवाई न होने से वो क्षुब्ध है। बुलंदशहर के रहने वाले दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुई उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पंडित और ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित और अपमानजनक सवाल पूछे गए। दीपक के अनुसार ये समाज को बदनाम करने की एक साजिश है। इस संबंध में उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दीपक शर्मा ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन आज अपनी चेतावनी के अनुसार उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर खुद के ऊपर डीजल डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। पुलिस भी महाराज जी अपनी है ना, उनकी मजबूरी समझिए थोड़ा। पुलिस भी महाराज जी अपनी है ना, उनकी मजबूरी समझिए थोड़ा। पुलिस भी मैं 14 तारीख से लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो। महत्व एफआईआर रजिस्टर्ड गई है और ये लोग गुमराह कर रहे हैं। प्राथमिक जांच का कोई महत्व नहीं। प्राथमिक जांच को जब चाहे जब बंद कर देंगे, मगर एफआईआर जब जीडी में चढ़ जाती है तो उसमें न्यायपालिका की पूरा वो हो जाता है हस्तक्षेप। ये एफआईआर भी लगाएंगे तो न्यायपालिका उसे जब तक स्वीकृत नहीं करेगी, इनके एफआईआर मंजूर नहीं होगी। और इसी प्रकार मेरा निवेदन था एफआईआर हो। तो मैं उससे इतना पीड़ित हूँ, तो मैंने विचार बनाया कि जिस बोर्ड से भर्ती बोर्ड में आग लगाकर उसमें अपने आहुति दूं। दिल्ली से खबर है, लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों को निलंबन वापस। हंगामा करने पर सांसद निलंबित किए गए। 7 कांग्रेस 1 सीपीएम सांसद निलंबित हुए थे। चर्चा के बाद सभी का सस्पेंशन वापस लिया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हंगामा करने पर सांसद निलंबित किए गए थे। ये बड़ी खबर आप बता दें। कानपुर के बिधुनु थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा तलाश की जा रही थी। कई घंटों की खोजबीन के बाद बच्ची का शव घर के पास एक खेत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक युवती का शव मिला, जिसमें कि कल पुलिस के पास आकर परिजनों ने 112 पर सूचना दी थी युवती के गुम होने की, जिस पर पुलिस टीम पर गांव वालों और परिजनों के साथ मिलकर ये पूरे क्षेत्र में लगातार खोज करवा रही थी। इसी दौरान आज सुबह युवती के परिजनों का पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक शव मिला है, जो कि जिसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल रखी थी शव के ऊपर, और यहाँ पर आकर शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। 4:30 बजे के लगभग यहाँ गाड़ा है गड्ढे में। अब लोग कैसे जानते? हम लोग सुबह 6 बजे ढूंढते मतलब हमारी रात पूरी गुजर गई ढूंढते कल थे। सुबह गांव गए, अपने दोस्तों को लिवाने गए कि चलो सब खेती ढूंढवाओ, चले कहीं मिलेगी, गई कहाँ गए, इतनी जगह जाएगी कहाँ। तो आप साहब वहाँ तो उधर से ऐसे आए हम ये गणेश बढ़िया के लौंडे ने
कानपुर नगर के बिदुनो थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी को युवक अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद जमीन पर दफन कर दिया है। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर एक युवक ने बकरियों को खेतों में चराने गई एक नाबालिग किशोरी को अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के बाद उसको खेतों में जमीन के अंदर दफन कर दिया। वहीं पीड़ित परिजनों ने लगातार पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि गांव का ही रहने वाला युवक उनकी नाबालिग पुत्री को खेतों के पास से ले गया था और उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के बाद मौत के घाट उतारा और जमीन के अंदर दफन कर दिया है। करीबन पूरी रात उसको खोजबीन करने के बाद परिजनों ने खेत पर गड़े हुए अवस्था व निर्वस्त अवस्था में पाया तो पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घर के अंदर बक्से से बरामद कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। वहीं अगर जो अधिकारियों की बात की जाए तो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर से के न्यूज के लिए विवेक पाल की। कानपुर में ईद के मौके पर नमाज को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर की बेनाजावर बड़ी ईदगाह में इस बार नमाज 2 शिफ्ट में अदा की जाएगी, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। बड़ी ईदगाह कमेटी ने सभी नमाजियों से अपील की है कि वो ईदगाह परिसर के अंदर ही नमाज अदा करेंगे। प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। कमेटी ने खास तौर पर सुबह की शिफ्ट में नमाज अदा करने वालों से इस समय पर घरों से निकलने की अपील की, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और किसी तरह की असुविधा न हो सके। आपके माध्यम से हम एक अपील करना चाहते हैं, ख़ास तौर से उन नमाजियों से जो ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने के लिए बेनाजावर वाली बड़ी ईदगाह में तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि पहले से ऐलान किया जा चुका है कि अगर 29 का चांद हुआ तो 20 मार्च जो कि दिन है जुमे का, वरना सनीचर को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। जैसे कि सबको पता है कि 2 साल से ये सामने आ रहा है कि शासन और प्रशासन की गाइडलाइंस के हिसाब से बाहर सड़क पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जैसे गुज़िश्ता सालों में नमाज हुई थी 2 मरतबा, इंशाअल्लाह इस साल भी 2 ही मरतबा नमाज होगी। और ऐसे 29 का चांद हुआ तो 20 तारीख को होगी और 30 का चांद हुआ तो 21 तारीख को होगी इंशाअल्लाह। टाइमिंग पहली नमाज की जो है वो 8 बजे की है और दूसरी नमाज 9:30 बजे की है। अपने बिरादरान इस्लाम से एक अपील अपनी ईदगाह कमेटी की जानिब से करना चाहता हूँ कि भाई ये तो बात सामने आ ही चुकी है कि अगर 29 का चांद हुआ तो 20 को होगी और 30 का चांद हुआ तो 21 को होगी। नमाज की टाइमिंग 2 रखी गई हैं। पहली नमाज 8 बजे रखी गई है जो पिछले 2 साल से चली आ रही है। इस साल भी वैसे ही रखा गया है, पहली नमाज 8 बजे, दूसरी नमाज 9:30 बजे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में खाकी की सुस्ती एक बार फिर भारी पड़ी है। बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा भुआल छपरा में फसल काटने और बोने के 2 साल पुराने विवाद में पाटीदारों ने एक किसान को दौड़ाकर गोली मार दी। घायल किसान का आरोप है कि अगर पुलिस ने 24 घंटे पहले दी गई शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज ये वारदात न होती। घायल किसान अशोक कुमार ठाकुर ने गेहूं की फसल लगाने और काटने को लेकर उनके पाटीदारों से पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि बीते कल पाटीदारों ने मीटिंग कर अशोक को जान से मारने की योजना बनाई थी। अशोक ठाकुर का दावा है उन्होंने जान के खतरे को देखते हुए कल ही बैरिया थाना में लेकर शिकायत दी थी और डायल 112 को भी फोन कर सूचित किया था। पीड़िता का आरोप था कि बैरिया इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और न ही डायल 112 की टीम ने कोई एक्शन लिया। कई बार मैं थाने पर भी सीओ साहब के पास भी 6 महीना पहले एसपी साहब को भी मैं दिया था जी कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है जी। ये लोग बार बार घूरन ठाकुर को जान मारने के धमकी दे रहे थे। अच्छा। कल मैं जब अपना फसल कटाने के लिए गया तो वहाँ पर कृष्णा ठाकुर, घूरन ठाकुर, नारायण ठाकुर ये लोग हमको गाली गलौज किए और मजदूर को भी गाली गलौज कर भगा दिए। अच्छा। तो मैं 112 पर भी कॉल किया, थाना को भी सूचना दिया, थाने पर भी गया लेकिन 112 नहीं 12 ही नहीं थाना आया।
कोई हमारे बात को सुना नहीं। आज सुबह हमारी जब घटना घट गई तो लोग गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। कपिल देव अग्रवाल ने देश में गैस की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है और सभी को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कोविड काल में लोगों की मदद और ऑक्सीजन आपूर्ति का हवाला देते हुए कहा, सपा नेता अखिलेश यादव देश की विकट परिस्थितियों में हमेशा खड़े नहीं होते। कपिल देव अग्रवाल ने लोगों से अपील की है, पैनिक होकर गैस स्टॉक करने की जरूरत नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से सुचारू रूप से हो रही है, खासकर कमर्शियल सिलेंडर्स की। एलपीजी गैस को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार पर मुखर हैं और कह रहे हैं सरकार जो है स्थिति कंट्रोल नहीं कर पा रही और जनता जो है लाइन में खड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, समाजवादी पार्टी हो, श्री अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा गैर जिम्मेदार टिप्पणी, समाधान नहीं बताएंगे, केवल टिप्पणी करेंगे, सुझाव नहीं देंगे। जब देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जब इस प्रकार से वैश्विक युद्ध में पूरी दुनिया इस समय जुटी है या कहिए संघर्ष कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर गैस का और ईंधन का संकट है, तब भारत किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करता नजर आ रहा है। हमारे शिवालिक हो और हमारे अन्य जहाज जो नंदा देवी हो, वो किस प्रकार से गैस लेकर के आ पा रहे हैं और भारत के अंदर तट पर उतर चुके हैं और सप्लाई शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में बजाय सुझाव देने के इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझको लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हमने देखा कोरोना का संकट भी, जब कोरोना का संकट देश के अंदर था, किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं खड़े होकर के और देश को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम किया जब लोग मर रहे थे। अभी लोग तो ऐसी स्थिति में भी जब देश को संवारने का उभारने का काम किया है, तो मुझको लगता है कि देश के लोगों से मैं चाहूँगा कि अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें और सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी गैस को स्टोरेज करना शुरू कर दिया, उसके कारण से स्थिति थोड़ा पैनिक हुई है, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। वही अगर बात की जाए कि घरेलू गैस में तो चलो राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल गैस को लेकर जो कहीं ना कहीं उसमें राहत नहीं मिल पाई। देखिए, सर्वप्रथम गैस की सप्लाई घरेलू की हो जाए और कमर्शियल भी कोई परमानेंट संकट नहीं है, वो समाधान सरकार कर रही है। हमारी गैस की सप्लाई लगातार हो रही है, वो सब हमने देख रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया, टेलीविजन इतने फास्ट हैं कि सेकंडों की रिकॉर्ड सबके पास है। तो मुझको लगता है एक दूसरे की समस्या थोड़ी सी है तो समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आरोप लगाते हैं, सुझाव नहीं देते, लेकिन जो गैस की किल्लत है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में आयुर्वेद फार्मासिस्ट छात्रों ने अपनी लंबित भर्ती और बहाली की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया है। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। विधानसभा की ओर से बढ़ रहे छात्रों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, स्थिति पर नजर बनाए रखे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। चंदौली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन की संयुक्त टीम ने बाल तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। जानकारी की माने तो सभी बच्चों को भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से ले जाया जा रहा था। टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति पर शक हुआ, जिसके बाद जांच करने पर बच्चों के साथ यात्रा कर रहे आरोपी को पकड़ लिया गया। आज जो है डीडीयू जंक्शन पे आरपीएफ, डीडीयू और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग में गाड़ी संख्या 22-948 सूरत भागलपुर के प्लेटफार्म संख्या 7 के आगमन पर उसके पिछले जनरल कोच को जब चेक किया जा रहा था, तो उसमें कुल 6 नाबालिग बच्चों को डरे सहमे हालात में देखा गया, जिनके साथ एक व्यक्ति को भी उनको साथ में पाया गया। पूछताछ में पता चला कि वही व्यक्ति इन 6 बच्चों को बाल मजदूरी हेतु बड़ोदरा के किसी सोलर प्लांट में काम कराने के लिए ले जा रहा है। उनको उतार करके डीडीयू आरपीएफ पोस्ट लाया गया और उनके घर वालों से भी इसके बारे में जब तस्दीक की गई, तो घर वालों द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि उनको जो है मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।